पूरी रात कोई नहीं सोया था। सब बस मन्नत के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। सुबह डॉक्टर कार्तिक मन्नत को चेक करने जाते हैं और कहते हैं कि इन्हें अभी तक होश नहीं आया। अगर जल्दी होश नहीं आया तो इनकी जान के लिए खतरा भी है। शायद ये कोमा में चली जाए। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। बस एक विराज ही गुस्से में मन्नत के रूम में जाता है और उसके पीछे बाकी सब भी आते हैं। मन्नत के रूम में जाकर विराज उसे कहता है, क्या समझ लिया है तुमने सबको? सब यही तुम्हारी खातिरदारी में लगे रहेंगे और कोई काम नहीं है क्या किसी को? और तुम कब से इतनी कमजोर हो गई हो? याद करो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें दूसरों का सहारा बनना है। पर यहाँ तो तुम खुद ही बीमार बनी बैठी हो। मुझे नहीं पता था कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है। मैं तो तुम्हें शेरनी समझता था, पर तुम इतनी कमजोर निकली कि इतना सा भी नहीं चल सकी मेरे साथ। तो पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी? इतना कहते कहते विराज की आंखें भर आती हैं। आदि उसे संभालता है और कहता है कि शांत हो जाए यार। तभी मन्नत की आवाज आती है और वो विराज से कहती है कि सही कहा आपने। मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? आप तो अभी से मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हैं, तो शादी के बाद तो रोज मुझ पे गुस्सा करेंगे और रोज हमारा झगड़ा होगा। मन्नत उससे ज्यादा कुछ कहती तभी विराज बिना एक पल गंवाए मन्नत को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं आप पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा। बस आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। आई रियली लव यू। मन्नत भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहती है कि आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। दोनों ये नहीं सोचते हैं कि उस समय उन दोनों के अलावा पूरी फौज थी वहां पर, जो उन दोनों को ही देख रहे थे। दोनों एक दूसरे से अलग होते उससे पहले ही कार्तिक विराज से कहता है कि अरे भाई, पहले मुझे भी तो अपने पैसे को चेक कर लेने दो। तब जाकर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो कार्तिक मन्नत को चेक करता है और कहता है कि वैसे तो आप अब ठीक हैं, पर अभी भी कमजोरी है। पर अगर आप टाइम से खाना और दवा खाएंगी तो वो भी चली जाएगी। इतना कहकर कार्तिक वहां से निकल जाता है। मन्नत देखती है कि आज इतने समय बाद उसके मम्मी पापा यहाँ उसके सामने आए तो उसकी आंखें भर आती हैं और वो रोते हुए कहती है, सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आज आपकी जान भी खतरे में पड़ गई। मेरी वजह से ही आज आप सब इस सिचुएशन में थे। मुझे माफ कर दीजिए। वो इससे पहले कुछ और कहती कि उसके पापा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा कि माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। गुस्से में मैंने इतने दिनों तक तुझे खुद से दूर रखा, तुझे जरा भी समझने की कोशिश नहीं की। पर आज मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई है और ये सब सिर्फ विराज की वजह से हुआ है। आज अगर वो नहीं होता तो हम दोनों तेरे सामने सही सलामत नहीं होते। बाप बेटे के बीच सारी गलतफहमी दूर होते देख सबकी आंखें नम हो गई थी। अब वहां गंगा जमुना बहना शुरू होता है कि कार्तिक वापस से आकर कहता है कि चलो अब सब लोग घर जाओ। मन्नत को आराम की सख्त जरूरत है और आप लोग भी कल से यही हैं बिना कुछ खाए पिए। आप लोग जाइए, यहाँ हम सब हैं इसका ध्यान रखने के लिए। आदि सबसे कहता है कि कार्तिक ठीक कह रहा है, हम सबको घर जाना चाहिए। विराज आदि से कहता है कि तू सबको लेकर घर जा, मैं यहीं रहूंगा और मुझे बहस नहीं करनी है, तो तू कुछ बोलना भी मत। आदि, चल, अब तू किसी को भी तो बात मानेगा नहीं, तो तू यहीं रुक, हम सब फ्रेश होकर आते हैं। सबके जाने के बाद विराज मन्नत के पास ही बैठा रहता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है कि अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं भी जीते जी मर जाता। आप नहीं जानती हैं मैं कितना डर गया था। तभी मन्नत उसे गुस्से से टोकते हुए कहती, खबरदार, जो फिर कभी मरने की बात की तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। मिराज अपने कान पकड़कर कहता है कि सॉरी, इस बार माफ कर दीजिए, अब आगे से कभी भी ऐसा नहीं होने कहूंगा। मन्नत उसे कहती कि आप सॉरी मत कहिए। आज तो आपकी वजह से मेरे मम्मी पापा दोनों सही सलामत मेरे पास हैं। मुझे तो लगा था कि उस राजवीर की वजह से मैं अब कभी भी दोबारा उन्हें नहीं देख पाऊंगी। पर देखिए, आज वो दोनों मेरे साथ हैं और अब तो वो मुझसे नाराज भी नहीं है। ये सब आपकी वजह से हुआ। आई लव यू सो मच। लव यू टू, कहकर विराज उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है कि चलिए अब आप सो जाइए, आपको भी आराम की सख्त जरूरत है। तभी मन्नत उसका हाथ पकड़कर कहती है, ठीक है, पर आप मेरे पास ही रहिएगा। विराज उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, पक्का, अब आप आंखें बंद करके सो जाइए। कुछ दिनों बाद कार्तिक मन्नत को डिस्चार्ज दे देता है। विराज और नताशा
मन्नत को लेकर उसके घर जाती हैं, जहाँ उसके मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। घर पहुंचते ही मन्नत के पापा विराज से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक तुमने जिस तरह मन्नत का ख्याल रखा, अब मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आखिरकार अब तुम हो उसके साथ हमेशा। अब बस तुम जल्दी से अपने परिवार वालों को बुला लो, ताकि हम तुम दोनों की शादी की बात कर सकें और जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करवा दें। विराज मन्नत के पापा से कहता है कि हाँ अंकल, मैं भी जल्द से जल्द मन्नत से शादी करना चाहता हूँ, पर अभी मेरी प्रायोरिटी मन्नत की तबीयत है। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है, तब तक मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को बुला लिया है, वो 2 दिन बाद यहाँ आने वाले हैं, तब आप उनके साथ बात कर लीजिएगा। फिर जैसा आप लोगों को सही लगे वैसा ही कीजिएगा। 2 दिन बाद विराज के मम्मी पापा मिस्टर एंड मिसेस वर्मा मुंबई आ जाते हैं और आज विराज के घर पर डिनर का प्रोग्राम होता है, जिसमें मन्नत, उसके माँ पापा, नताशा, आदि और कार्तिक भी आने वाले होते हैं। विराज ने सबकी पसंद का खाना मंगवा लेता है। शाम होते ही सब विराज के घर पे आ जाते हैं। दोनों मम्मी पापा एक दूसरे से मिलकर सारी बातें फिक्स कर देते हैं। वहीं आदि भी बताता है कि उसके और नताशा के परिवार वालों को भी वो दोनों पसंद है और अगले हफ्ते वो सब यहाँ आ रहे हैं हमारी सगाई के लिए। तभी कार्तिक कहता है क्यों ना उसी दिन तुम दोनों भी सगाई कर लो। वैसे भी तुम दोनों ने तो इतना इंतजार किया है, अब और ज्यादा दिन इंतजार मत करो, झट मंगनी पट ब्याह वाला प्रोग्राम रखो। कार्तिक की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और विराज की मम्मी कहती है कि बात तो तेरी सही है, पर लगे हाथ तू भी अपने हाथ पीले करवा ले, तू क्यों पीछे रहेगा। इस पर कार्तिक शर्माते हुए कहता है कि बुआ, आपको तो पता है मेरा प्रोफेशन कैसा है, और वैसे भी आजकल अच्छी लड़कियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। आपके लाडले के जैसी इतनी अच्छी किस्मत थोड़े है मेरी कि इतनी प्यारी लड़की खुद ब खुद ही मिल जाएगी। तभी मन्नत कहती है डोंट वरी, आपको मुझसे भी ज़्यादा अच्छी लड़की मिलेगी। अगले हफ्ते सबके परिवार वाले मुंबई आ जाते हैं और सगाई की जोर शोर से तैयारी होने लगती है। सब काम में इतनी बिजी हो जाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक बस काम काम काम। इन्हीं कामों के बीच सगाई का दिन भी आ जाता है। दोनों जोड़ियों की सगाई निर्विघ्न तरीके से हो जाती है। सगाई के सभी ने सोचा कि क्यों ना शादी की तारीख भी निकाल लिया जाए। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकाला होता है, लेकिन तभी नताशा का फोन बजता है तो वो साइड में जाकर बात करने लगती है। बात खत्म करके जब वो वापस आती है तो उसके चेहरे पे 12 बजे होते हैं। तो आदि उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मुंह लटक क्यों गया है, लगता है तुम्हें आज ही शादी करनी है, 1 महीने का इंतजार नहीं होगा तुमसे। नताशा उससे कहती है कि इंतजार तो अब शायद 2 साल का करना होगा, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है। मुझे अमेरिका की एक कंपनी में जॉब करने का चांस मिल रहा है, पर वहाँ एक शर्त है कि वो काम मैं 2 साल से पहले नहीं छोड़ सकती हूँ। उसकी बात सुनकर आदि कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हारा कैरियर भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी 2 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे। जब तुम्हें इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है तो तुम्हें जाना ही चाहिए, और अब इस बात पर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। अब तुम अपना काम खत्म करके आओ, तभी हम शादी करेंगे। तब तक विराज की शादी एंजॉय करें हम लोग, और क्या पता तब तक कार्तिक की जिंदगी में कोई पेशेंट आ जाए और परमानेंटली सेट हो जाए। तभी विराज कहता है कि नहीं यार, अब तो दोनों दोस्त साथ ही घोड़ी चढ़ेंगे। अब सगाई एक ही साथ हुई है तो शादी भी साथ ही होगी। लेकिन नताशा कहती है कि नहीं, हमारी वजह से तुम दोनों की शादी डिले नहीं होगी, तुम दोनों की शादी अगले महीने ही होगी। मुझसे बहस मत करना, नहीं तो मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी। हार कर सबने उसकी बात मान ली। सगाई के बाद सब अपने अपने घर वापस चले गए, शादी की तैयारी करने लगे। अब सब अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो गए थे। एक दिन इसी तरह विराज अपने ऑफिस से थक कर घर पहुंचता है। तभी उसे आदि कॉल करके बताता है कि आज उसे अपने घर के लिए निकलना पड़ रहा है, क्योंकि उसके परिवार वालों ने कोई पूजा रखी है मेरे और नताशा के लिए, तो हम दोनों आज ही जा रहे हैं। तू अपना और मन्नत का ख्याल रखना। विराज उससे कहता है कि ठीक है, चल तू भी ध्यान से जाना, हैव अ सेफ जर्नी। रात को खाना खाने के बाद विराज मन्नत को कॉल करता है तो मन्नत फ़ोन नहीं आंसर करती है, और वो दोबारा उसे फ़ोन करते हुए बालकनी में आता है। तभी उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। वो जैसे ही पलट कर देखता है तो सामने मन्नत को देखकर चौंक जाता है। वो मन्नत को लिविंग रूम में ले जाते हुए कहता है कि आप इस वक्त यहाँ कैसे आई। मन्नत हंसते हुए कहती है क्यों, क्या सिर्फ आप ही पाइप से चढ़कर आ सकते हैं, मैं नहीं।
उसकी बात सुनकर विराट गुस्से में उससे कहता है कि लेकिन अभी आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। अगर आप गिर जाती या आपको कहीं कुछ लग जाती तो। इससे पहले कि विराज और कुछ कहता मन्नत उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है कि कितना बोलते हैं आप। एक तो मैं यहाँ इतनी मेहनत से आई हूँ और आप है कि गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ बैठ जाती है। उसे गुस्से में देखकर विराज उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि सॉरी जान, पर वो बात यह है ना कि जब बात आपकी सेफ्टी की होती है तो मुझे और कुछ नहीं दिखता है सामने। बस इसीलिए आपसे थोड़ा गुस्से में बात कर ली। आई एम वेरी सॉरी। जब मन्नत देखती है कि विराज इतने प्यार से माफी मांग रहा है तो उसके गले लगते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती हूँ। कुछ देर तक दोनों इसी तरह एक दूसरे में खोए रहते हैं। तभी विराज उससे कहता है कि बताइए शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जाना है। तो मन्नत कहती है कि आपके साथ तो हर जगह जाने के लिए मैं तैयार हूँ, जहाँ आप ले चलेंगे वहीं चलूंगी। तो बताइए आपने कोई जगह तो सोच रखी होगी तो आप बता भी दीजिए। विराज हंसते हुए कहता है कि वाह, आप तो मुझे काफी हद तक समझने लगी हैं। वैसे बता दो कि मैंने मंसूरी का ट्रिप प्लान कर लिया है। तुम्हें पसंद नहीं तो बता दो, मैं प्लान चेंज कर दूंगी। मन्नत उससे कहती कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी मंसूरी ही जाना था। तभी विराज उसका हाथ अपने हाथ में लेकर डांस के लिए पूछता है। जवाब में मन्नत अपने फोन पे गाना चला देती है और दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए दोनों इस तरह एक दूसरे में खो जाते हैं और एक दूसरे के बहुत ज्यादा ही करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच वो रिश्ता कायम हो जाता है जिसे अभी नहीं होना चाहिए था। अगले सुबह जब मन्नत की आंख खुलती है और देखती है कि वो विराज की बाहों में है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी विराज भी उठ जाता है और मन्नत से कहता है कि प्लीज आप मेरे लिए मत और कुछ गलत मत समझिएगा। मैं जैसे कल आपके साथ था आज भी वैसे ही आपके साथ हूँ और आगे भी हमेशा साथ रहूंगा। उसकी बातें सुनकर मन्नत रोना बंद करती है और कहती है कि चलिए अब ऑफिस भी जाना है और मैं अब अपने घर जा रही हूँ, वहीं से ऑफिस चली जाऊंगी। और वो बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। मन्नत विराज के घर से निकलकर अपने घर आ जाती है। पूरे रास्ते वो बस कल की बात ही सोच रही थी और खुद को दोष दे रही थी कि क्यों उसने विराज को नहीं रोका। जो भी हुआ वो सही नहीं था। कहीं ना कहीं विराज भी गिल्टी फील कर रहा था और वो इस बात से ज्यादा परेशान था कि कहीं मन्नत कुछ गलत न समझ ले। खैर, इसी कस्म कस्म में दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस के सब लोगों को इन दोनों के एंगेजमेंट के बारे में पता चल ही गया था, तो ऑफिस में बस इन्हीं दोनों के बारे में बात हो रही थी। कुछ लड़कियां जल जल कर राख हो रही थी कि इतने दिनों से वो यहाँ है पर विराज ने एक बार भी उन्हें नहीं देखा और इसे आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और उसके साथ सगाई भी हो गई। मन्नत सबको इग्नोर करते हुए अपना काम करने लगती है और वहीं विराज भी ऑफिस में खुद को बिजी रखता है। उसे लगता है कि मन्नत अभी नाराज है तो वो उससे आराम से अकेले में बात करना चाहता है। लंच ब्रेक में विराज मन्नत को कॉल करके कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है तो प्लीज आप टेरेस पे आ जाइए। मन्नत बस ओके कहकर फोन काट देती है। टेरेस पे जाते ही विराज मन्नत से कहता है कि आई एम वेरी सॉरी, आप प्लीज इस तरह परेशान मत रहिए। मैं जानता हूँ कि कल जो भी हुआ वो अभी नहीं होना चाहिए था। आप जानती हैं आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है। मैं कभी सपने में भी आपके साथ कुछ गलत करने का नहीं सोच सकता हूँ। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आपको जो भी सजा देनी है दीजिए, मुझे मंजूर है। बस इस तरह चुप मत रहिए। मन्नत अभी भी चुप थी। वो धीरे धीरे विराज के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि जो भी हुआ वो दोनों की मर्जी से हुआ, तो आप खुद को दोष देना बंद कीजिए। अब जो हो गया उसे हम बदल तो सकते नहीं। अब आप ज्यादा लोड मत लीजिए और चलिए अब नीचे, वरना कोई ऊपर आ गया और किसी ने हमें यहाँ साथ में देख लिया तो। मन्नत अपनी पूरी बात कहती है इससे पहले ही विराज उसे टोकती हुए कहता है कि देख लिया तो क्या हुआ, आखिरकार हम दोनों की सगाई हो गई है। अब तो ऑफिशियली राइट है हम दोनों के पास एक दूसरे से कहीं भी कभी भी मिलने का। और आपको बाकी सबकी फिक्र है बस मुझे छोड़कर। काश आप इतना ध्यान मेरे पर ऊपर देती, काश मैं भी इतनी ही किस्मत वाला होता। मन्नत हंसते हुए उससे कहती कि अगर आपकी नौटंकी हो गई हो तो अब चले। दोनों साथ में नीचे आते हैं और अपना काम करने लगते हैं। काम करते करते कब शाम हो गई दोनों को पता ही नहीं चला। विराज मन्नत से कहता है कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मन्नत उससे कहती है कि आप नीचे वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ।
दोनों साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन आदि और नताशा भी वापस आ जाती हैं और आते ही नताशा अमेरिका जाने की तैयारी में इतनी बिजी हो जाती है कि उसके बाद जो भी टाइम मिलता था वो शॉपिंग में चला जाता था। इस तरह शादी में बस एक हफ्ता रह जाता है, पर लड़कियों की शॉपिंग चलती ही रहती है। वो क्या है ना, कितना भी सामान ले ले पर दिल नहीं भरता है। दोनों के परिवार वाले भी यहाँ आ जाते हैं सारी तैयारी करने के लिए। आज दोनों का संगीत और मेहंदी का फंक्शन होता है और दोनों के परिवार वालों ने ये फंक्शन एक साथ करने का सोचा होता है और ये फंक्शन विराज के फार्म हाउस में ही होता है। आदि और कार्तिक ने मिलकर पूरे फार्म हाउस में सारी तैयारी कर दी होती है। सब लोग तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। धीरे धीरे सारे मेहमान, विराज और मन्नत के ऑफिस के लोग और दोस्त आने लगते हैं। आदि और कार्तिक सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे होते हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं रहती है। मन्नत और नताशा मेहंदी लगवा रहे होते हैं और विराज वहीं दूर बैठकर मन्नत को प्यार से देख रहा होता है। ग्रीन कलर के लहंगे में मन्नत इतनी प्यारी लग रही थी कि विराज की नजरें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी कार्तिक उसके पास आकर कहता कि बस कर, इतना भी मत घूर भाभी को कि कहीं तेरी ही नजर ना लग जाए उनको। इतने में आदमी वहां आता है और कहता है कि अब तारना हो गया हो तो भाभी के लिए जो सरप्राइज प्लान किया है उसे भी दे दो। कार्तिक आदि से पूछता है कि क्या सरप्राइज है, मुझे भी बता। तो विराज कहता है कि डायरेक्ट देख ले। ये कहकर विराज वहां से चला जाता है। तभी 1 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ हो जाती है और सब परेशान होने लगते हैं कि ये क्या हो गया। आदि और कार्तिक इतना समझ गए कि हो ना हो ये विराज का ही प्लान का हिस्सा है, तो दोनों चुपचाप खड़े रहे और सरप्राइज देखने के लिए इंतजार करने लगे। तभी मन्नत के ठीक सामने एक स्पॉट लाइट आकर रुक जाती है और मन्नत को अपना बर्थडे वाला दिन याद आ जाता है। जैसे ही सब उस तरफ देखते हैं तो सबको विराज की आवाज सुनाई देती है। विराज अपने हाथ में माइक लेकर कहता है कि ये सिर्फ आपके लिए। मुझे पता है कि मैं बहुत ही बेसुरा हूँ, पर फिर भी आपके लिए एक सरप्राइज है। होप यू लाइक इट। कच्ची डोरियों 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 से मैंने तो बांधी है, पक्की यारियों 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 में होते न फासले। ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरी सोहत सुन लेत मेरी। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के, आँख नाले आँख ना लो मिला के। दिल दिया गल्ला है करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। विराज ने इतनी शिद्दत से गाना गाया कि सब उसकी आवाज में खो जाते हैं। विराज को इस तरह देखकर मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका तो मन करता है कि अभी यही विराज की गले लग जाए, पर सबकी होने की वजह से बेचारी ऐसा नहीं कर पाई। तब तक विराज उसके पास आता है और कहता है कि कैसा लगा आपको, आप रो रही हैं, इसका मतलब मैंने बहुत ही बुरा गाया। मन्नत उसे टोकते हुए कहती है कि आपने बहुत ही अच्छा गाया, इतना अच्छा कि मैं तो आप में ही खो गई। तभी आदि और कार्तिक आकर उनसे कहते हैं कि कुछ रोमांस की बातें शादी के बाद के लिए भी रख लो, अभी संगीत है तो उसे एंजॉय करो और करने दो, फिर तो तुम दोनों एक दूसरे में ही बिजी रहोगे। कार्तिक की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी नताशा मन्नत से कहती है कि चल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। उन दोनों के जाते ही विराज आदि और कार्तिक से कहता है कि तुम लोगों से मेरी खुशी देखी नहीं जाती, जब देखो कबाब में हड्डी बनने आ जाते हो। आदि हंसते हुए कार्तिक से कहता है, देखा कार्तिक, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। उसकी बातें सुन तीनों हंसने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। तभी नताशा आती है और कहती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, दूल्हे राजा की सिंगिंग तो आपने सुन ली, अब दुल्हन की बारी है। इतना कहकर नताशा चली जाती है और मन्नत के ऊपर स्पॉट लाइट आकर रुकती है और तभी गाना बजता है और मन्नत का डांस शुरू होता है। वो एक को हील दे नाल में कटे एक साल वे, मैनू कदे तालई जिया कर तू शॉपिंग माल वे, मेरे नाल दियां सा पार्लर साज दियां रह दिया, हाय आई लाइट करा दे मेरे काले वाल वे। मन्नत जिस तरह डांस कर रही थी, विराज का तो मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें तो बस एक जगह ही फिक्स हो गई। पलके झपकाना तो भूल ही गया था मन्नत को देखते हुए। तभी कार्तिक विराज को कहता है कि मुंह बंद कर ले, वरना मच्छर अंदर चला जाएगा। उसकी बात सुनकर विराज झेप जाता है। उसके बाद तो सबके सब डांस करने स्टेज पर आ जाते हैं। सबने जमकर डांस किया और सब खाना खाने जाते हैं। अब मन्नत और नताशा के हाथों में मेहंदी लगी होती है, तो उन्हें उनके वुड बी हबी खाना खिला रहे होते हैं। खाना खाकर सारे गेस्ट चले जाते हैं
और जो परिवार वाले रहते हैं वो यहीं रहने वाले होते हैं। इतना डांस करने और फिर जमकर खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं, सिवाय आदि, विराज, मन्नत, नताशा और कार्तिक के। आदि और कार्तिक ने टेरेस पे दोनों के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया था। एक तरह से आप इसे बैचलर पार्टी भी कह सकते हैं। सबके सो जाने के बाद सब छत पे मिलने का बोलकर चले जाते हैं। वहां की सजावट देखकर विराज और मन्नत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर बाकी लोग अभी तक आए नहीं थे, तो हमारे हीरो का रोमांस करने का एक और मौका मिल गया और वो इसे कहाँ छोड़ने वाला था। मन्नत को अकेला देखकर विराज उसे हक करते हुए कहता है कि आपकी मेहंदी का रंग तो बहुत गहरा रचा है। मन्नत उससे कहती है कि अब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो रंग तो गहरा होना ही था। वैसे इस मेहंदी में आपका नाम भी छुपा हुआ है, आपने नोटिस नहीं किया। वो दोनों इस तरह बात कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से किसी की आवाज आती है और दोनों झट से अलग हो जाते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ आदि और कार्तिक खड़े होते हैं और हंस रहे होते हैं। उन्हें हंसता हुआ देखकर मन्नत तो शर्मा जाती है, लेकिन विराज गुस्से से लाल हुआ जा रहा होता है। वो उन दोनों के पास जाकर कहता है कि हद है यार, तुम लोग कहीं भी हमें अकेला नहीं छोड़ते हो, लगता है हनीमून पे भी साथ चलने का इरादा है। आदि हंसते हुए कहता है कि अभी तक सोचा तो नहीं था, लेकिन तूने अच्छा आइडिया दे दिया है। सोच रहा हूँ कि नताशा तो अमेरिका जा रही है 2 साल के लिए, तो उसके आने तक मैं भी किसी न किसी को खोज लूँ। उसके इतना कहने की देरी थी कि पीछे से नताशा, जो कि उसकी बातें चुपचाप सुन रही थी, सामने आकर कहती है कि 2 साल के लिए क्यों, जिंदगी भर के लिए खोज लो ना। मुझे भी तुम्हारे जैसे पागल से छुटकारा मिल जाएगा। कोई तुमसे बेटर इंसान मिलेगा मुझे, जिसे मेरी वैल्यू होगी, और वो तुम्हारी तरह दूसरी लड़कियों के बारे में नहीं सोचेगा। अब तो आदि की हालत खराब हो गई। बेचारा कहाँ विराज के मजे ले रहा था, उसे कहाँ पता था कि उसका ही बैंड बज जाएगा। वो नताशा से कहता है कि सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। पर नताशा का तो पारा चढ़ा हुआ था, तो वो कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो गुस्से में वहां से जाने लगती, तभी आदि उसका हाथ पकड़कर कहता है कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। अब बस, आदि के इतना कहती है नताशा उसके गले लग जाती है और कहती है कि खबरदार, जो फिर कभी किसी और के बारे में सोचा तो मैं तो जान ले लूंगी तुम्हारी और उसकी भी। तुम सिर्फ मेरे हो, समझे। आदि भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है कि अरे, मैं बस मजाक कर रहा था, पर तुम्हें बुरा लगा उसके लिए सॉरी। अब दोनों को इस तरह देखकर विराज कहता है कि मेरी कबाब में हड्डी बनकर अपना रोमांस लगा रहे हो। चलो, अब जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो भी कर ले। फिर सबने मिलकर प्लान किया कि वो लोग ट्रुथ एंड डेयर खेलेंगे। सबसे पहले कार्तिक ने बॉटल घुमाई और बॉटल आकर नताशा के सामने आकर रुकी, तो आदि नताशा से पूछता है कि ट्रुथ या डेयर, तो नताशा डेयर चूज करती है। तो आदि उससे कहता है कि आज तुम्हें मेरे लिए डांस करना होगा, तो नताशा उठकर गाना गा देती है। तुझसे मन नहीं भरता, अब तू ही करता धरता, तुझसे मन नहीं भरता, अब तू ही करता धरता, और तू पानी तक पीने ना दे, पीने ना दे। नताशा को इस तरह डांस करते देख आदि की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। उसके बाद बोतल कार्तिक की तरफ आकर रुक जाती है और विराज कार्तिक से कहता है कि तुझे तो मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा, अब जो भी पूछूंगा उसका जवाब देना होगा सच सच। कार्तिक उसकी बात मानकर कहता है कि ठीक है, जो पूछना है पूछ ले। विराज उससे कहता है कि ये बता, मुझे इतना तो पता है कि तेरी लाइफ में कोई तो थी जिसे तू बहुत पसंद करता था, पर फिर क्या हुआ जो तू अभी तक सिंगल ही चल रहा है। तो सुन, वो मेरी जिंदगी थी, पर हमारे बीच में कुछ गलतफहमी की वजह से आज हम दोनों दूर हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो कहाँ है। काश मैं उसे दोबारा मिल सकूं तो एक बार उसे माफी मांग लूं और उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करूंगा। तभी आदि उससे पूछता है कि अच्छा, पर ये तो बता कि उसका नाम क्या है। कार्तिक उससे कहता है कि उसका नाम पंखुड़ी है। अपने बारे में बात करते हुए कार्तिक की आंखों में आंसू हो जाते हैं। तो मन्नत उससे कहती है कि अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है तो वो आपसे जरूर मिलेगी। सब लोग इस तरह बात करते रहे होते हैं कि तभी विराज की मम्मी वहां आ जाती है और उन सबको कहने लगती है कि
तुम सब अभी तक जाग रहे हो? कल हल्दी है, याद भी है या नहीं? चलो अब सो जाओ, वरना कल सब सोते हुए हल्दी लगाएंगे। सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। बस कार्तिक की आंखों में नींद गायब थी। वो बस पंखुड़ी के बारे में सोच रहा था कि तुम कहाँ हो। काश एक बार मैं तुमसे दोबारा मिल सकूं, अपने किए के लिए माफी मांग सकूं। उसके बारे में सोचते सोचते सुबह हो जाती है। सुबह सब हल्दी की तैयारियों में बिजी थे। मन्नत ने येलो कलर की साड़ी पहनी थी और फूलों से अपना श्रृंगार किया हुआ था और साथ ही टियारा भी पहना था। वहीं दूसरी ओर विराज ने भी येलो कलर का ही कुर्ता पहना था, जिसमें हमारा हैंडसम मुंडा और भी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। बाहर गार्डन में दोनों की हल्दी की रस्में चल रही थी। तभी एक 5 साल का बच्चा वहां दौड़ कर आते हुए मन्नत को गले लगाते हुए कहता है कि हाय मासी। उसके पीछे एक लड़की दौड़ती हुई आती है और कहती है कि तुम कभी भी नहीं सुनोगे ना मेरी बात, जब देखो तब शैतानी। वो बच्चा उससे कहता है कि चिल मॉम, मैं इतनी भी शैतानी नहीं करता हूँ जितना आपको लगता है। आपको तो बस मुझे डांटने का मौका मिलना चाहिए। मैं इतना क्यूट सा बच्चा हूँ और एक आप हो कि बस गुस्सा ही करो मुझ मासूम पे। हाँ तुम मासूम हो और मैं तो पागल हूँ ना, जो तुम्हें बेवजह डांटती रहती हूँ। वो उससे पहले और कुछ कहती तभी मन्नत उससे कहती कि पंखुड़ी, तुम दोनों का हो गया या अभी और बाकी है? अब बाद में डांट लेना मेरे चैम्प को। हाय चैम्प, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ मासी, आप कैसे हो? और जिनसे आपकी शादी होने वाली है उनसे भी मिलवा दीजिए। जरूर मिलवा दूंगी, पहले तो मुझे हल्दी तो लगा दो। तभी वहां आदि और कार्तिक मन्नत को हल्दी लगाने आते हैं और कार्तिक पंखुड़ी को देखकर चौंक जाता है और पंखुड़ी जैसे ही उसे देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं पर कोई भी कुछ नहीं कहता है। कार्तिक और पंखुड़ी एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि वो बच्चा वंश आकर पंखुड़ी से कहता है कि मॉम चलो ना मासी को हल्दी लगाने। पंखुड़ी उसके साथ चली जाती है पर कार्तिक समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। जिस चीज की दुआ वो हमेशा मांगता था, आज जब वो उसके सामने है तो वो इस तरह से। कार्तिक अपनी सोच में डूबा रहता है कि उसका फोन बजता है और वो बात करते हुए वहां से चला जाता है। वहीं सब विराज को हल्दी लगा रहे थे तो विराज ने आदि से कहा कि जाकर देखना कार्तिक कहाँ है। आदि उससे कहता है कि रुक जा, मैं उसे कॉल करके बुलाता हूँ। थोड़ी देर बाद कार्तिक वहां आता है और विराज उससे कहता है कि क्या भाई, मुझे हल्दी नहीं लगानी है? कार्तिक हंसते हुए कहता है कि मेरी बिना तेरी हल्दी कंप्लीट नहीं होगी। और विराज को हल्दी लगाते हुए वो आदि को भी हल्दी लगा देता है। अब आदि कैसे पीछे रहता, वो भी हल्दी लेकर कार्तिक और विराज को लगाता है। अब आदि को थोड़ी और मस्ती करने का आइडिया आता है तो वो हल्दी लेकर नताशा की तरफ आता है और उसकी गालों पर भी हल्दी लगा देता है। नताशा भी गुस्से में उसके पीछे दौड़ती है। सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे या होली खेल रहे थे, कहना मुश्किल था। अब जब बड़े ही ऐसा कर रहे हैं तो वंश कैसे दूर रहता। उसने भी हल्दी लेकर पंखुड़ी की गालों पे लगा दिया और हंसने लगा। फिर सबके गालों पे हल्दी लगाने लगा। फिर अचानक से कार्तिक उसके सामने आ जाता है तो वो कार्तिक की गालों पे भी हल्दी लगा देता है। कार्तिक उससे कुछ पूछता उससे पहले ही पंखुड़ी उसे अपने साथ ले जाती है। सब सोचते हैं कि इसे क्या हो गया। अब सब नहा धोकर अपने अपने कमरे में थे। कार्तिक पंखुड़ी के कमरे के बाहर खड़ा था और सोच रहा था कि पंखुड़ी से कैसे बात करे। तभी बंस वहां आ जाता है और कार्तिक को देखकर पूछता है कि आप यहाँ मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हैं? कार्तिक वंश से कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से जा ही रहा था। वैसे तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे पापा नहीं आए? मेरे पापा हमारे साथ नहीं रहते हैं। बस इतना कहकर वहां से चला जाता है। कार्तिक सोचे पड़ जाता है। वहीं पंखुड़ी मन्नत और नताशा से बात कर रही होती है। मन्नत उससे कहती है कि तू पहले क्यों नहीं आई? तू हमारी सगाई में भी नहीं आई। उस टाइम तूने कहा था कि तू शादी में 1 हफ्ते पहले ही आ जाएगी, पर देखो तो मैडम, बस अपनी शक्ल दिखाने आई है। सॉरी यार, तू तो जानती है ना, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। मैं कितना बिजी रहती हूँ, इतने सारे पेशेंट, इतने सारे केस, फिर भी तेरे लिए यहाँ आ ही गई हूँ। और एक तो ये वंश भी मुझे चैन से बैठने नहीं देता है। दिन ब दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। हर रोज स्कूल से एक नई कंप्लेन आती है इसकी। नताशा उससे कहती है कि चिल कर यार, बच्चा है वो, अभी शरारत नहीं करेगा तो क्या हम करेंगे? और हम सब तो आज भी इतनी शरारत करते हैं, तो वो फिर तो बहुत मासूम है। और तू अकेले कितना कुछ करेगी? कितनी बार कहा कि लाइफ में आगे बढ़ और शादी कर ले, पर लगता है तू आज भी वहीं अटकी हुई है। क्या हुआ था वो तो तूने किसी को बताया भी नहीं।
पर अब आगे बढ़ अपनी लाइफ में, अपने लिए ना सही, कम से कम वंश के लिए। उसका तो सोच, उसे भी तो अपने पापा की कमी महसूस होती होगी। और अब तो वो स्कूल भी जाने लगा है। वहां दूसरे बच्चों के पापा को देखकर उसका भी तो दिल में सवाल आता होगा कि उसके पापा उसके साथ क्यों नहीं रहते। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके सवाल भी तो बढ़ेंगे ही। उसकी बातें सुनकर पंखुड़ी कुछ कह नहीं पाई। तभी बंस वहां आया और कहने लगा, मॉम, मुझे आइसक्रीम खानी है। नताशा उसे अपने साथ ले गई, ये कहकर कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आइसक्रीम देती हूँ। अब बस वहां मन्नत और पंखुड़ी ही थे। मन्नत उससे कहती कि नताशा ने जो भी कहा वो सच है। तू सारा दिन हॉस्पिटल में इतनी बिजी रहती है, बंस भी अपने पापा को मिस करता होगा। तू शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं तो यही कहूंगी कि इस बारे में जल्दी से सोच। चल, अब तो रेस्ट कर, मैं चलती हूँ। वहीं कार्तिक बहुत चुपचाप बैठा होता है। आदि और विराज भी उससे कहते हैं कि क्या बात है, आज तो इतना शांत क्यों बैठा है? कोई परेशानी है तो बता। कार्तिक उन दोनों से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहां आइसक्रीम खाते हुए वंश आता है। उसे देखकर सबके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो आइसक्रीम खा कम रहा था और फेस पे लगा ज्यादा रहा था। आदि उसके पास आते हुए उसके मुंह साफ करते हुए कहता है कि तुम यहाँ अकेले अकेले क्यों घूम रहे हो? हम बॉयज की टीम में रहो। तो वंश फटाक से कहता है कि नहीं, मैं अपनी मॉम और मासी की टीम में ही रहूंगा। विराज आदि से पूछता है कि ये कौन है? तो आदि कहता है कि ये मन्नत की कजिन पंखुड़ी का बेटा है। विराज आदि से कहता है कि जो भी बोल, बट है बहुत क्यूट। कार्तिक भी बंस को देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी उसके फोन पर किसी का फोन आता है और वो सबसे अलग होकर बात करते हुए चला जाता है। आदि और विराज दोनों सोच रहे होते हैं कि अचानक इसे हो क्या गया है, आज थोड़ा अलग अलग क्यों बर्ताव कर रहा है। पंखुड़ी अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही होती, तभी कार्तिक वहां आ जाता है। पंखुड़ी उसे देखकर उससे कुछ कहती, उससे पहले ही कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनो। पिछले 5 सालों से तुमसे माफी मांगना चाहता था, पर तुम बिना कुछ बताए ही मुझसे दूर चली गई। कम से कम एक मौका तो देती मुझे। माना कि मैंने बहुत गलत इल्जाम लगाया था, पर वो सब मैंने गलतफहमी का शिकार होकर किया था। पंखुड़ी उससे कहती कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं ताकि दोबारा मुझे हर्ट कर सको। तुम कभी नहीं समझ सकती कि तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या सहा है। आज तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, और जिस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी उस वक्त तुमने क्या किया? क्या तुम मेरे 5 साल मुझे वापस कर सकते हो? नहीं ना। तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और एक बात, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। यहाँ मैं सिर्फ मन्नत के लिए आई हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तो अब मुझसे और वंश से दूर ही रहना तुम। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा हर्ट हो जाए। कार्तिक अभी तक उसकी बातें चुपचाप सुन रहा होता है और कहता है कि ठीक है, तो ये बताओ कि वंश के पापा कहाँ हैं? जहां तक मुझे पता है तुमने शादी नहीं की है, तो फिर वंश के पापा का नाम क्या है? पंखुड़ी उससे कहती है कि उससे तुम्हें क्या, और मेरी पर्सनल लाइफ में कौन है कौन नहीं, उसमें तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे ना? वो इससे पहले कुछ कहती, कार्तिक उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी? तो क्या मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? वंश मेरा बेटा है, मुझे पता चल चुका है। वैसे तो मुझे ये बात कभी भी पता नहीं चलती, पर मेरी किस्मत देखो, आज ही तुम मुझे इतने दिनों बाद मिली, और आज ही विकास का भी कॉल आया था और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। उन दोनों की बातें मन्नत और विराज ने भी सुन ली, जो कमरे के बाहर ही खड़े थे। पर उन दोनों की बातें सुनकर उन्होंने वहां से जाना ही सही समझा, और दोनों चले गए वहां से, ये सोचकर कि दोनों आपस में बात करेंगे तो सारी गलतफहमी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। वहीं कार्तिक की बातें सुनकर पंखुड़ी रोने लगी। कार्तिक उससे कहता है कि बताओ, वंश किसका बेटा है? मुझे सब जानना है। पंखुड़ी कहना शुरू करती है, जब उस दिन तुमने मुझ पर शक किया, वो सब इल्जाम लगाए, मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी, और मैं वहां से तुमसे बहुत दूर जाना चाहती थी। मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गई, और 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर जब वंश हुआ तो वो ही मेरी जिंदगी जीने की वजह बन गया, और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हमें ना तुम्हारी जरूरत है
और ना ही किसी और की। अब सब बातें जान ली ना तुमने, तो अब मुझसे दूर रहना। मैं नहीं चाहती हूँ कि वंश या किसी और को कुछ पता चले। कार्तिक उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर उस तरह शक नहीं करना चाहिए था। विकास ने मुझे सारी बातें बता दी थी, लेकिन जब तक मुझे सारा सच पता चला तब तक तुम जा चुकी थी। और ऐसा नहीं था कि मैंने तुम्हें ढूंढा नहीं, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, पर मुझे कहीं से भी तुम्हारा कोई पता नहीं चला। लेकिन अब तुम मुझे मिल गई हो और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। पंखुड़ी उससे कहती कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तुमने एक बार मुझ पर शक करके पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं तुम्हें दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हें जो भी सजा देनी हो दे दो, पर मुझसे दूर जाने की बात मत करो। मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? नहीं करती मैं तुमसे प्यार, समझे तुम? झूठ कह रही हो तुम। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो हमारे बेटे का नाम तुम वंश नहीं रखती, जो मैंने सोचा था। और आज तक तुम अकेली नहीं होती, तुमने किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। इन सब का क्या मतलब है, बता दो। क्या अब भी यही कहोगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? पंखुड़ी कुछ कहती उससे पहले ही वंश वहां आ जाता है और कहता है, मॉम, मुझे न्यू कपड़े पहनने हैं, जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो ना। पंखुड़ी उसके कपड़े निकालने लगती है। तभी वंश कार्तिक से कहता है कि अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप न्यू कपड़े नहीं पहनेंगे? कार्तिक उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि बेटा, मैं आपका अंकल नहीं, पापा हूँ। वंश उससे कहता है कि आप मेरे पापा हैं? ये मैं कैसे मान लूं? और आप इतने दिन तक कहाँ थे? वंश पंखुड़ी से पूछता है कि मॉम, क्या ये मेरे पापा हैं? और वो कहाँ थे अभी तक? आपने कभी इनके बारे में बताया क्यों नहीं? और ये हमसे मिलने भी नहीं आते थे, और हमारे साथ क्यों नहीं रहते थे ये? पंखुड़ी उससे झूठ नहीं कहना चाहती थी, और कहीं ना कहीं मन्नत और नताशा की बातें उसके दिमाग में चल रही थी। पंखुड़ी उसे अपने पास बिठाते हुए कहती कि हाँ वंश, ये आपके पापा हैं और ये भी डॉक्टर हैं। और आपको तो पता ही है कि डॉक्टर्स कितने बिजी होते हैं, और ये तो बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। इन्हें बहुत सारे पेशेंट का ध्यान रखना होता है, इसी वजह से ये हमारे साथ नहीं रह पाते हैं। पंखुड़ी की बात सुनकर कार्तिक वंश को गले लगा लेता है और कहता है कि जो हो गया सो हो गया, पर अब तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों के साथ ही रहूंगा। वंश तो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कार्तिक को कहता है कि यस, अब मैं अपने सारे स्कूल फ्रेंड्स को कह सकूंगा कि मेरे पापा भी मेरे साथ रहते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। अब आपको मेरे साथ फुटबॉल भी खेलना होगा और मुझे घुमाने भी ले जाना पड़ेगा। कार्तिक उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है कि हाँ, तुम जो भी कहोगे मैं वो सब करूँगा। अब तुम तैयार हो जाओ। वंश कहता है कि पहले मैं मासी को बता तो दूँ कि मेरे पापा यही हैं, मैं बाद में तैयार हो जाऊंगा। और वो दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कार्तिक पंखुड़ी का हाथ पकड़कर कहता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया, उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। पंखुड़ी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये सब मैंने सिर्फ वंश के लिए किया है। आज तक वो अपने पापा को मिस करता आया है। जब भी वो अपने दोस्तों को उनके पापा के साथ देखता था, वो बहुत उदास हो जाता था। बस वंश की खुशी के लिए मैंने उसे सब सच्चाई बताई है, पर ये मत समझना कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई भी जगह है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और कार्तिक वहीं खड़े खड़े एक नया प्लान सोचता है कि जिससे पंखुड़ी अपने दिल की बात उससे कह दे। कार्तिक के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है, जिसे एक्सिक्यूट करने के लिए वो किसी से बात करते हुए बाहर चला जाता है। वहीं पंखुड़ी सोच रही होती है कि उसने कार्तिक से कह तो दिया कि वो उससे प्यार नहीं करती है, लेकिन सच तो ये है कि आज भी उसके दिल में सिर्फ कार्तिक ही है। पर कार्तिक ने जिस तरह से उसे हर्ट किया वो उसे भूल नहीं पा रही थी। आखिरकार इतना सोचने से उसके सर में दर्द होने लगा। तभी बंस वहां आया और उससे कहने लगा कि मॉम, आपके सिर में दर्द हो रहा है ना, ये लो आपके लिए कॉफी, इसे पी लीजिए, आपका सारा सर दर्द भाग जाएगा। पंखुड़ी वंश को अपनी गोद में बिठाते हुए कहती है कि तुम्हें ये कॉफी किसने दी? वंश कहता है, और कौन देगा मॉम? डैड ने। उन्होंने ही मुझसे कहा कि कॉफी पीने से आपका सर दर्द कम हो जाएगा, और ये कॉफी भी उन्होंने ही बना कर दी है। ही इज टू गुड ना मॉम, वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। अच्छा, अब आप यहाँ लेट जाओ, मैं आपका सिर दबा देता हूँ।
वहीं कार्तिक ने बाकी सबको बता दिया कि वंश उसका बेटा है। तो आदि उससे कहता है कि तुझे देखकर कौन कहेगा कि तू एक बच्चे का बाप है। चल, तू तो सबसे फर्स्ट निकला यार। वहीं विराज और मन्नत बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार कार्तिक को पंखुड़ी मिल गई। पर किसी को भी ये नहीं पता था कि ये पंखुड़ी कोई और नहीं, मन्नत की कजिन है। नताशा कहती कि अगर पहले ही पता होता कि यही तुम्हारी पंखुड़ी है तो आज ही तुम दोनों की शादी भी करवा देती। विराज कार्तिक से कहता है कि तुमने कुछ सोचा है कि उसे कैसे मनाएगा। अरे हाँ यार, मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि वो खुद मुझे गले लगाते हुए आई लव यू कहेगी, देखना। चलो, अब तुम सब तैयार हो जाओ, आज शादी है तुम दोनों की, और याद रखना इस शादी के बाद तुम्हें हमारी शादी की भी तैयारियां करनी है। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तैयार होने। पूरा फार्म हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर कोई बन ठन कर घूम रहा था। सबके चेहरे पे खुशी थी। वहीं नताशा मन्नत के रूम में उसे तैयार कर रही होती है और उससे पूछती है कि तूने सब सोच लिया ना। मन्नत उससे कहती है कि अरे हाँ यार, तू टेंशन मत ले, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, और वैसे भी तुझे तो पता है कि मेरा पसंदीदा काम है। विराज शेरवानी पहनकर इतना हैंडसम लग रहा था कि शादी में आई हुई कई सारी लड़कियां अभी भी उसे ताड़ी जा रही थी और ये सोच रही थी कि काश ये हमारा होता। वो कहते हैं ना, एक अनार और 100 बीमार। विराज तैयार होकर नीचे आता है जहां मन्नत की मम्मी उसकी स्वागत करती है और फिर विराज आदि के साथ स्टेज पे बैठ जाता है जहां वरमाला होनी होती है। विराज मन ही मन बहुत खुश होता है कि आज फाइनली उसकी और मन्नत की शादी होने वाली है। आज वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। उसके चेहरे पे से तो स्माइल जा ही नहीं रही होती है। तभी पूरे फार्म हाउस की लाइट चली जाती है। आदि अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि इसकी शादी में बिना लाइट गए हुए कुछ होता ही नहीं है। तभी गाना बजते हुए मन्नत की एंट्री होती है वो हैंडसम सोना सबसे मेरे दिल को गया लेकर, मेरी नींद चुरा ली उसने और ख्वाब गया देकर। अब ये नैना बोले यार, बोले यही लगातार, कोई चाहे कितना रोके करूंगी प्यार, मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। हर कोई मन्नत की तारीफ कर रहा था और विराज विराज ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मन्नत ऐसा कुछ करेगी, वो भी उसकी शादी वाले दिन। उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। एक तो ऐसे ही मन्नत इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से ये डांस, मतलब सोने पे सुहागा। आदि उसके पास आकर कहता है कि मुंह बंद कर ले, कहीं मच्छर ना अंदर चला जाए। वो तेरी ही है और आज तेरी ही शादी है। विराज उसकी बातें सुनकर छेप जाता है और कहता है कि जितना छेड़ना है छेड़ ले, अभी तेरी शादी होने दे, तब देखना मैं क्या क्या करता हूँ। आदि फटाक से कहता है कि तब तक तू तो एक बच्चे का बाप बन जाएगा और उसकी डायपर चेंज करेगा, देख लेना। और दोनों हंसने लगते हैं। तभी वहां मन्नत और नताशा वहां आ जाते हैं और नताशा आदि को उठाकर मन्नत को बिठाते हुए कहती है कि आज के दिन तो अपने दोस्त को छोड़ दो, उसकी शादी है आज। विराज और मन्नत साथ में इतने अच्छे लग रहे होते कि सबकी नजर उन पर से हट ही नहीं रही होती है। तभी विराज की माँ आकर दोनों को काजल का टीका लगाती हुई कहती है कि इतने सारे लोगों ने नजर लगा रखी है, अब तुम दोनों को किसी की नजर नहीं लगेगी। मन्नत नताशा से कहती है कि जाकर देखना पंखुड़ी और वंश कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। नताशा दोनों को ढूंढने के लिए जाती है और उसके पीछे पीछे आदि भी चला जाता है। विराज मन्नत से कहता है कि आज से ज्यादा खूबसूरत आप कभी नहीं लगी। दिल तो कर रहा है कि आपको अभी भगा कर ले चलूं, पर अब जब इतने सारे लोगों को बुला लिया है शादी में, तो क्यों उनका यहाँ आना बेकार करूं। मन्नत उसकी बातें सुनकर शर्मा रही होती है। पंखुड़ी वंश को तैयार कर रही होती है कि नताशा और आदि वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी से तैयार हो जाओ, वहां वरमाला का टाइम होने वाला है। पंखुड़ी वंश को तैयार करने के बाद उसे नताशा और आदि के साथ भेज देती है और खुद रेडी होने लगती है। पंखुड़ी तैयार होकर रूम से निकलने वाली होती है कि उसके फ़ोन पे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। वो ये सोचकर फ़ोन रिसीव करती कि शायद किसी पेशेंट का कॉल हो या कोई इमरजेंसी हो, लेकिन फ़ोन उठाते ही उसे दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि यहाँ कार्तिक नाम के आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ चले आइए, वो बहुत सीरियस है। ये सब सुनकर तो पंखुड़ी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बिना किसी को बताए वहां से निकलकर उस आदमी के बताए हुए जगह पे पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उसके सामने एक घर होता है
जहाँ उसे आने के लिए कहा जाता है। उस घर के अंदर जाने पर वो कार्तिक को आवाज़ लगाती है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता है कि अचानक से पीछे से दरवाज़ा बंद होता है। पंखुड़ी पीछे पलट कर देखती है कि कार्तिक वहाँ सही सलामत खड़ा होता है। उसे देखते ही पंखुड़ी रोते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो? मुझे किसी का कॉल आया था, उसने कहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? अगर तुम्हें कुछ हुआ हो जाता तो आज मैं भी जीते जी मर जाती। इतना कहती वो फूट फूट कर रोने लगती है। कार्तिक भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता कि अगर इतना ही प्यार करती हो तो खुद कबूल करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? मानता हूँ कि पहले मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मेरे दिल में तब भी सिर्फ तुम थी और आज भी सिर्फ तुम ही हो। अब मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे और वंश से अब दूर नहीं रह सकता हूँ। पंखुड़ी उससे अलग होते हुए कहती है कि इसका मतलब ये सब तुमने जानबूझकर किया है, तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है। कार्तिक दोबारा उसे अपने पास खींचते हुए कहता है कि उसके लिए सॉरी, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम कभी भी अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहती। तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, तो मैं क्या करता? और अगर सच में तुम्हें कुछ हो जाता, तब तुमने सोचा है कि मेरा और वंश का क्या होता तुम्हारे बिना? तुम सच में बहुत बुरे हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। इतना कहकर वो वहां से जाने वाली होती है कि कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और फिर अपने घुटनों पर बैठकर कान पकड़कर कहता है, आई एम वेरी सॉरी, बस ये लास्ट टाइम माफ कर दो। आज के बाद फिर कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। पंखुड़ी अभी भी रो रही होती है। रोते हुए वो कार्तिक के पास आती है और एक जोर का थप्पड़ मारती है। कार्तिक तो बेचारा अपना गाल पकड़कर वहीं बैठ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि पंखुड़ी ने ये थप्पड़ क्यों मारा। पंखुड़ी उससे कहती है कि थप्पड़ उसके लिए जो तुमने मुझे सॉरी कहने में 5 साल वेस्ट किए। कार्तिक कुछ और समझता उससे पहले ही एक और थप्पड़ उसके गाल पे पड़ता है और वो पंखुड़ी की तरफ देखता है लाचार नजरों से। पंखुड़ी उससे कहती है कि थप्पड़ इसलिए कि आज तुमने ये सब ड्रामा किया। वैसे तो और भी कई थप्पड़ बाकी है, पर इन 2 थप्पड़ से ही तुम्हारा गाल लाल हो चुका है और शायद आज के लिए इतना ही काफी है। नहीं तो शादी में सब तुमसे यही पूछेंगे कि तुम्हारा गाल इतना लाल क्यों है, और तुम उन्हें ये भी नहीं बता पाओगे कि तुम्हें किसने थप्पड़ मारे और क्यों मारे। कार्तिक तो अभी भी अपना गाल पकड़कर बैठा ही होता है। पंखुड़ी उसके पास आती है और उसके गाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जिसे कार्तिक को लगता है कि शायद अभी और एक पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर उसे महसूस होता है कि पंखुड़ी के नरम नरम होंठ उसके गाल को छू रहे हैं। वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि पंखुड़ी अपने कान पकड़कर उससे माफी मांगती है। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत जोर से थप्पड़ मारा। वो कुछ और कहती उससे पहले ही कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि अब ये माफी मांगना बंद करो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने मुझे माफ किया, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ रहने के लिए तो मैं जिंदगी भर तुमसे थप्पड़ खा सकता हूँ। पंखुड़ी उसके गले लगकर रोने लगी। कार्तिक उसे चुप कराते हुए कहता है, प्लीज अब रोना बंद करो। अगर बंस को पता चला कि तुम मेरी वजह से रो रही हो तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा, और अब मैं तुम दोनों को नाराज नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर पंखुड़ी रोना बंद करती है और कहती है कि अब चले, वहाँ शादी में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे और वंश भी हमें ढूंढ रहा होगा और पता नहीं कितनी शैतानी कर रहा होगा। कार्तिक उसे टोकते हुए कहता है कि अरे यार, मेरा बेटा है, वो तो शैतानी तो करेगा ही ना। तुम्हारा बेटा है तभी तो मुझे इतना परेशान करता है। बिल्कुल तुम पे ही गया है, उसकी हर एक आदत तुम पे ही गई है। अच्छा, अब मेरे बेटे की बुराई बाद में करना। अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, वरना हम विदाई के बाद ही पहुंचेंगे। दोनों वहां से विराज के फार्म हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। वहां फार्म हाउस में वंश कार्तिक और पंखुड़ी को खोजता है, पर वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलते हैं। तो वो वहीं एक कोने में गुमसुम होकर बैठ जाता है। नताशा की नजर जब उस पर पड़ती है तो उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तो वो कहता है कि मॉम डैड पता नहीं कहाँ है, मैं उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, पर वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? नताशा उससे कहती है कि वो लोग बस आने ही वाले होंगे, तुम ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन बंस गुस्से में कहता है कि मैं बात ही नहीं करूंगा उन दोनों से। दोनों मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आने दो, उन दोनों को तब देखता। नताशा समझ जाती है कि ये अब कुछ नहीं
कुछ नया ही करेगा। इसलिए वो पंखुड़ी को कॉल करती है, पर पंखुड़ी तो अपना फ़ोन अपने कमरे में छोड़ जाती है और कार्तिक का फ़ोन तो आउट ऑफ कवरेज रहता है, तो दोनों में से किसी से बात नहीं हो पाती है। नताशा वंश को लेकर आइसक्रीम खिलाने ले जाती है जिससे उसका मूड ठीक हो जाए। कुछ देर बाद कार्तिक की गाड़ी फार्म हाउस तक पहुंचती है। दोनों गाड़ी से निकलकर अंदर आने लगती हैं। जब नताशा वंश के साथ होती है, दोनों को साथ में खुश देखकर नताशा मन ही मन बहुत खुश होती है कि चलो इनका सियापा भी ठीक हो गया। पर अभी वंश नाम का तूफान आना बाकी था। वो दोनों वंश के पास आते हैं, लेकिन वंश उन्हें देखकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और नताशा से कहता है कि आप उन दोनों से कह दो कि मुझे उनसे बात नहीं करनी। कार्तिक उसे अपनी गोद में उठाकर कहता है कि क्या हुआ तुम्हें चैन, तुम गुस्सा क्यों हो, क्या हमसे कोई गलती हो गई। पर वंश कुछ नहीं कहता है। पंखुड़ी भी उसके पास आते हुए कहती, क्या हुआ वंश, बात क्या है वो तो बताओ। वंश गुस्से में कहता है कि आप दोनों मुझे बिना बताए कहाँ गए थे, आपने ये नहीं सोचा कि मैं आपको खोज रहा हूँ। मुझे भी आपके साथ जाना था, लेकिन आप तो बिना बताए चले गए। पंखुड़ी उसे अपने पास बिठाते हुए कहती है कि वी आर वेरी सॉरी बेटा, पर हमें गिफ्ट लेने जाना पड़ा। अब हम दोनों तो ऐसे ही जल्दी जल्दी आ गए शादी में, लेकिन गिफ्ट तो देना चाहिए ना, बस इसीलिए हम लोग गिफ्ट लेने चले गए। और आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है ना, और फिर आप परेशान हो जाते ना। सॉरी, नेक्स्ट टाइम से आपको बताकर जाएंगे। वंश उसे टोकते हुए कहता है कि इस बार का तो ठीक है, पर मॉम आपको तो पता है ना कि मैं आपके बिना कभी नहीं रहता, तो नेक्स्ट टाइम से मैं भी आपके साथ चलूंगा। पंखुड़ी उससे कहती ओके पक्का, अब तुम जाओ और दूसरे बच्चों के साथ इंजॉय करो। वंश के जाते ही कार्तिक उससे कहता है कि वंश तो तुम्हें लेकर बहुत पजेसिव है। तो पंखुड़ी हंसते हुए कहती है कि तुम्हारा बेटा है तो पजेसिव तो होगा ही, अपने कारनामे भूल गए क्या। उसकी बात सुनकर कार्तिक हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव था, पर ये तो मुझसे भी 4 कदम आगे। तभी आदि आकर कहता है कि अगर आपका रोमांस हो गया हो तो चले शादी में, अभी बाकी है उन दोनों की, और वो दोनों तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। और सब शादी के मंडप की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ मन्नत और विराज की शादी हो रही थी। सब बहुत खुश थे दोनों के लिए। बस आदि थोड़ा उदास था क्योंकि कल नताशा को जाना था, वो भी 2 साल के लिए। वो चाहता तो नहीं था कि नताशा जाए, पर ये उसके कैरियर का सवाल था, तो उसे रोकना भी नहीं चाहता था। पर इस तरह का क्या करे। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। वहीं वंश पंखुड़ी और कार्तिक के साथ बैठकर शादी एंजॉय कर रहा था। शादी हो जाने के बाद विराज और मन्नत ने सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। सबके आशीर्वाद लेने के बाद मन्नत और विराज ने पंखुड़ी और कार्तिक से कहा कि तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है, तो अब जल्दी से तुम दोनों यहाँ मंडप में आ जाओ। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, दोनों सबका मुंह देख रहे थे। कार्तिक ने विराज से कहा कि हंसता ही रहेगा या कुछ बताएगा भी, हम दोनों को मंडप पे क्यों बुला रहा है। आदि उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि डॉक्टर बन गया है, पर अभी भी अकल की कमी है तुझमें। मंडप में किसी जोड़े को क्यों बुलाया जाता है शादी करने के लिए, आपको समझ आया, या लिख के दे दूंगा तब समझ आएगा। विराज और मन्नत उन दोनों के पास आकर कहते हैं कि अब जब तुम दोनों के बीच सारी गलतफहमी दूर हो गई है तो अब इंतजार क्यों करना, शादी तो करनी ही है, तो कल करे सो आज, और आज करे सो अब वाला फार्मूला अपनाओ और आज ही शादी कर लो। कार्तिक ने पंखुड़ी की तरफ देखा क्योंकि वो उसकी मर्जी भी जानना चाहता था। पंखुड़ी ने भी शर्माकर अपनी आंखें नीची कर ली। फिर क्या, चट मंगनी तो हुई नहीं, पर पट ब्याह जरूर हो गया। देखते ही देखते दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। और इस शादी से सबसे ज्यादा खुश तो वंश था। उसका कहना था कि उसके किसी भी दोस्त के मॉम डैड की शादी में वो लोग नहीं थे, पर वंश ऐसा इकलौता था जो अपने मॉम डैड की शादी में शामिल हुआ है। सब कोई बहुत खुश थे। अब आया विदाई का टाइम। हालांकि मन्नत के मम्मी पापा बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, पर फिर भी ये ऐसा टाइम है कि हर माँ बाप की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। मन्नत भी अपने पापा के गले लगकर बहुत रोती है। उन दोनों को देखकर सबकी आंखें नम हो जाती है। विराज आगे आकर कहता है कि पापा आप चिंता मत करिए, मैं मन्नत को हमेशा खुश रखूंगा। वैसे आपके जितना तो ध्यान नहीं रख पाऊंगा, पर कोशिश यही रहेगी कि वो हमेशा खुश रहे। विराज की बात सुनकर वो विराज को गले लगाते हुए कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे मुझसे भी ज्यादा खुश रखोगे। खैर,
इन सब के बाद सब अपनी गाड़ी से अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। बंस तो कार्तिक की गोद में ही सो जाता है। पंखुड़ी भी अब बहुत ज्यादा थक गई होती है, तो वो भी कार में ही सो जाती है। वहीं दूसरी गाड़ी में विराज और मन्नत एक साथ होते हैं। विराज और मन्नत बहुत खुश होते हैं कि फाइनली दोनों की शादी हो गई। दोनों की आंखों में कई सारे सपने होते हैं। सब कोई खुश होते हैं कि आखिरकार सब कुछ अच्छे से निपट गया, और उनके साथ साथ कार्तिक और पंखुड़ी की भी शादी हो जाती है। अब बस उन्हें आदि और नताशा की शादी का इंतजार होता है। अपने घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। आज नताशा को अमेरिका के लिए निकलना है, और सभी उसे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के आए थे। वैसे तो आदि हमेशा ही खुश खुश रहता है, पर आज वो काफी चुपचाप रहता है। सब उसका मूड सही करने की कोशिश करते हैं, पर उसके चेहरे पर हंसी ही नहीं आती है। नताशा की आंखों में भी आंसू हो जाते हैं आदि से दूर जाने की वजह से। खैर, नताशा सबसे गले मिलकर आदि की तरफ जाती है, और बाकी सब भी उन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर आ जाते हैं। सबके जाते ही नताशा आदि के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि अपना ध्यान रखना, और खाना टाइम से खाना, और सबसे जरूरी बात, किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। मैं वहां रहूंगी इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। उसकी बातें सुनकर आदि कहता है कि इतने सारे ऑर्डर्स तुम मुझे देकर जा रही हो, और रो भी खुद रही हो, रोना तो मुझे चाहिए। उसकी बातें सुनकर नताशा हंसने लगती है, और हंसते हुए कहती कि अब इस जन्म में तो तुम्हें मुझे ही झेलना पड़ेगा। उसे अपनी बाहों में और भी ज्यादा कसते हुए आदि कहता है कि मुझे तो हर जन्म में तुम्हें चाहिए, अब जैसे भी हो मेरी ही हो। अच्छा सुनो, अब जाओ और वहां अपना ध्यान रखना, और रोज मुझे कॉल करना, और वीडियो चैट भी। इतना कहकर आदि उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे जाने को कहता है। नताशा के जाने के बाद भी आदि वहीं खड़ा रहता है। तभी वंश वहां आ जाता है और कहता है कि आप टेंशन मत लो, जब तक मासी नहीं आ जाती तब तक मैं आपके साथ हूँ। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। एक हफ्ते बाद आदि विराज और कार्तिक से कहता है कि तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तो तुम्हें हनीमून पे जाना चाहिए। विराज और कार्तिक उससे कहते हैं कि अरे यार, अभी तो तू यहाँ अकेला है, तुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं हम। आदि उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग बस परसों जा रहे हो। विराज ने तो पहले ही बुकिंग करवा ली है, और कार्तिक तुम्हारी टिकट सेल हो, और वंश की चिंता मत करना, वो मेरे साथ रहेगा तब तक। अब मुझे कोई बहस नहीं करनी है। अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगा। हार कर उन दोनों ने आदि की बात मान ली, और वो दोनों निकल पड़ते हैं अपने अपने हनीमून के लिए। चारों वहाँ बहुत घूमते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। एक हफ्ते बाद सब लौट कर आ जाते हैं। यहाँ वंश भी आदि के साथ बहुत इंजॉय करता है। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे, और देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं, और नताशा आज आने वाली होती है। उसे लेने सिर्फ आदि ही जाता है, क्योंकि बाकी सबका कहना था कि उन दोनों को कुछ टाइम अकेले में देना चाहिए। पूरे 2 साल बाद नताशा को देखकर आदि उसे वहीं एयरपोर्ट में दौड़ते हुए गले लगा लेता है। नताशा भी बिना देरी किए उसकी बाहों में समा जाती है। कुछ दिनों बाद सबकी मौजूदगी में इन दोनों की शादी भी हो जाती है, और ये दोनों भी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। नताशा और आदि की शादी धूमधाम से हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। हर तरफ सिर्फ हंसी मजाक, गाने बजाने और जश्न का रंग बिखरा होता है। शादी के बाद जब सभी नए रिश्ते अपनी जिंदगी में रमन लगते हैं, तो धीरे धीरे समय और भी खूबसूरत होने लगता है। विराज और मन्नत शादी के बाद अपने कैरियर और रिश्ते दोनों में बैलेंस बनाकर रखते हैं। विराज एक बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है, और मन्नत भी अपनी जॉब कंटिन्यू करती है। दोनों का रिश्ता हर दिन और मजबूत होता जाता है। कुछ सालों बाद उनके घर नन्ही सी परी आती है, जो पूरे परिवार की जान बन जाती है। कार्तिक और पंखुड़ी भी शादी के बाद एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। पंखुड़ी कार्तिक के बिजनेस में हाथ बटाने लगती है, और धीरे धीरे दोनों एक सक्सेसफुल कपल बन जाते हैं। वंश की परवरिश दोनों मिलकर करते हैं, और वंश के साथ उनका रिश्ता माँ पापा जैसा ही हो जाता है। आदि और नताशा की जिंदगी शुरू में थोड़ी एडजस्टमेंट होने वाली होती है। नताशा अमेरिका से पढ़ाई करके लौटी होती है, और उसे अपनी प्रैक्टिस जमाने में वक्त लगता है। वहीं आदि हमेशा उसके सपनों में उसका साथ देता है। दोनों मिलकर एक दूसरे का हर मुश्किल वक्त में हाथ पकड़ते हैं। धीरे धीरे उनका रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि सब उन्हें देखकर कहते हैं कि सच्चा प्यार अगर कहीं है तो ये है। कुछ साल बाद इनके घर भी खुशखबरी आती है, और सबकी जिंदगी में एक नई किलकारी गूंजती है।
अब घर का नज़ारा पहले से और भी बदल चुका होता है। बच्चे एक साथ खेलते हैं, बड़े लोग बच्चों की मासूम हरकतों पर मुस्कुराते हैं और हर त्योहार, हर फंक्शन पर पूरा परिवार एक साथ मिलकर एंजॉय करता है। आदि, विराज और कार्तिक अक्सर बैठकर पुरानी बातें याद करते हैं। शादी के दिन, गलतफहमियां, जिदें और वो लम्हे जब सबने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया। एक दिन पूरे परिवार के साथ बैठकर नताशा कहती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत यही है कि हमारे पास इतना प्यारा परिवार है। पैसे, शोहरत सब आते जाते रहेंगे, पर ये रिश्ते, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और सच में उनकी जिंदगी में अब किसी चीज की कमी नहीं होती है, ना प्यार की, ना साथ की, ना परिवार की। इस तरह कहानी एक परिवार, रिश्तों और सच्चे प्यार की सुंदर मिसाल बनकर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।